कैसे हो आप लोग? आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी गद्य का चौथा चैप्टर भारतीय संस्कृति, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतीय संस्कृति में हम लोग 2 भाग पढ़ चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पहला, और दूसरा भारतीय संस्कृति क्या है, उसी का तीसरा भाग पढ़ेंगे आज। देखिए आप लोग, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। यानी अनंत काल से, यानी जिसका अंत न हो, डायरेक्ट और डायरेक्टली रूप से संपूर्ण देश में बहता आ रहा है, और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। ठीक है, वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, यानी मनुष्य के लिए भी बहुत क्या हो गया, जरूरी हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रजातंत्र का क्या है अर्थ है कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी, यानी पूरा विकास कर सके और साथ में सामूहिक और सामाजिक एकता का भी विकास करे। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है, यानी व्यक्ति और समाज में जाहिर सी बात है विरोध होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। यानी व्यक्ति क्या करता है, अपनी उन्नति चाहता है, विकास भी अपनी उन्नति चाहता है। व्यक्ति समाज के विकास की उन्नति, दोनों तरफ से अपनी उन्नति को चाहते हैं, जिसमें क्या जन्म लेता है, संघर्ष। इन लोगों के बीच में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा हो, यानी सब कोई अहिंसावादी हो, तभी ये दूर हो सकता है। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, यानी कहते हैं अहिंसा का दूसरा रूप क्या है, त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। यानी हिंसा में इंसान स्वार्थी हो जाता है, एक दूसरे को मारना पीटना गाली देना, ये हिंसात्मक कार्य होता है, और अहिंसात्मक जो इन सब बुराइयों को दूर करे। ठीक है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, और भोग भी त्याग में ही पाया है। यानी भोग से ही त्याग, जो सभ्यता है वो भोग भी त्याग से निकालता है, और भोग में भी त्याग को पाता है। श्रुति कहती है, तेन त्यक्तेन भुजि थाह। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं।
हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से उत्प्रोत है कि हम जितने भी समाज के बीच, जो समाज में व्यक्ति और समाज के बीच जो दूरियां हैं, देश और देश के बीच दूरियां हैं, उसको विरोध है, उसको मिटाना चाहती है। कौन? हमारी संस्कृति का यही मतलब है। इसलिए हमारे भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। इसीलिए क्या किया गया हमारे देश में? भिन्न भिन्न विचारधाराओं को अलग अलग रास्ते बहने दिया, अलग अलग धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने दिया और उनको अलग अलग भाषाओं का विकास करने दिया। ठीक है, फिर आगे क्या है? भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को, भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। यानी भिन्न भिन्न लोगों, देश के लोग आते हैं तो जो अभिन्न है, जो किसी से भिन्न नहीं है, उस भाव में मिलने दिया। हमारे देश में भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। यानी देश विदेश में जो एक सूत्रता है वो भी किससे स्थापित की है? प्रेम, सौहार्द, यानी सच्चे हृदय से, मन से, प्रेम से। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है? आज भी कायम है हमारे। आगे देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उसका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें? यानी अपने औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास के प्रचंड परिणाम जो होते हैं, उनको सेफ रखने के लिए कौन सी रीति का प्रयोग करें, कैसे करें? इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। कितनी बातों का? दो बातों का। पहली बात तो यह कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। यानी अगर कोई भी विपत्ति आई, पहली बात तो ये है कि या प्रकृति जन्य हो या मानवकृत के द्वारा जो भी कठिनाइयाँ आई, उसमें हम लोग सृजनात्मक शक्ति के साथ आगे बढ़ते, शक्ति कम नहीं हुई हमारी। आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो हमारा प्रेम भाव है, वो कम नहीं हुआ। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, पर हम प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। यानी हम पर यानी मानव और प्रकृति दोनों ने हम पर बहुत सारे मुसीबतों का पहाड़ ढाया, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही। लेकिन हमारी संस्कृति टस से मस नहीं हुई, हमारा जीवन एक सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। यानी इतने दुर्गति होने पर भी, कितनी भी कठिनाई आने पर भी हम लोगों ने ऐसे मतलब कह रहा है कर्मयोगियों को पैदा किया इस संसार में जो उच्च आसन के अधिकारी होते हैं। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। यानी हमने दास्ता मतलब जब हम दास थे, जब हमारा देश गुलाम था, फिर भी तब भी हमारे बीच कैसे मनुष्य पैदा हुए? गांधी जैसे, रविंद्र जैसे, अरविंद जैसे, रमण महर्षि जैसे पैदा हुए। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक
उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए, जिनका सिक्का संसार में जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें न केवल जीवित रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। यानी जिन हालात में संसार के प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें हम लोग क्या रहे, जीवित ही नहीं रहे बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रखा। उसका कारण यह है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। यानी फिर भी इसका यह कारण है कि जो कितना भी कष्ट आया, कितनी भी परेशानियां आई, जो हमारी भारतीय संस्कृति वो बनी रही। क्यों बनी रही? वो हमारी संस्कृति जो है वो पहाड़ों जैसी मजबूत है, समुद्रों जैसी गहरी है और आकाश जैसी व्यापक है, यानी फैली हुई है। फिर देखते हैं दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, वह यह है कि प्रकृति तथा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है। किसके कारण? भारतीय संस्कृति के कारण। जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, जहाँ उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, वहाँ उनमें सब में यह एकता है और एकता भी है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। इसी को ढाल बनाकर गांधी जी ने अपने जो क्रांति थी उसमें भाग लेने के लिए लोगों को उकसाया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जन साधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा, और इसीलिए अहिंसा, सेवा और त्याग की बातें सुनकर लोगों ने क्या किया, उनका साथ दिया, क्योंकि उन्हीं से शताब्दियों से प्रभावित रही है। क्या? अहिंसा, सेवा और त्याग से। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता भी थी और इसी में उनकी सफलता थी। यानी क्या किया? इसी से उनकी सफलता थी। क्या किया उन्होंने? जनसाधारण के हृदय में क्रांति की भावना इतनी ला दी कि लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उनका साथ दिया, और जो उनकी ये सबसे बड़ी सफलता थी। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में, चौथा भाग। ठीक है, इसको तब तक के लिए आप लोग दोहरा लीजिए। यहाँ तक मिलते हैं अगले भाग में।